अर्थ यानी जो परिभाषा है वो उपसर्ग का जो सामान्य अर्थ जो अभी मैंने आपको बताया, वो हुआ कि वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़े उपसर्ग कहलाते हैं। उप का अर्थ है पहले, सर्ग का अर्थ है जुड़ना। यानी किसी शब्द से पहले कोई कोई शब्दांश जुड़ जाना। एक ऑलरेडी कोई शब्द है और उसके आगे एक नया शब्द जुड़ गया, तो वो कहलाता है उपसर्ग। जो पहले जुड़ता है वो वाला जो शब्द है वो उपसर्ग कहलाता है। और उपसर्गों की संख्या 22 मैंने आपको बताई। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने लिखा है वही उसी अर्थ को लिया है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द से आरंभ में जुड़ करके यानी पहले लगते हैं, आरंभ यानी पहले में लगते हैं और उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उसका अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जो शब्द का अर्थ है उसके अर्थ को बदल देगा या उसके अर्थ को और अच्छा कर देगा, उसमें कोई विशेषता ले आएगा, उसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देगा, ये उपसर्ग कहलाते हैं। कि देखिए, अब ये जो उपसर्गों की संख्या है, मैंने जैसे भी आपको बताया कि 22 उपसर्ग हैं। संस्कृत में जो उपसर्ग हैं उनकी संख्या 22 है। यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ आपको ये सारे के सारे उपसर्ग जो हैं ये मैंने क्रम से यहाँ लिखे हुए हैं। तो स्टार्ट हम लोग करते हैं प्र से। संस्कृत का जो पहला उपसर्ग जहाँ से काउंटिंग करते हैं, यानी शुरुआत जब उपसर्ग की करते हैं, तो सबसे पहले प्र से उपसर्ग करते हैं। ये प्र आपको दिख रहा होगा, यहाँ मैंने कर्सर लेके गया हूँ। प्र, यहाँ से ये चक्र स्टार्ट होएगा और ऐसे राइट में घूमते हुए पूरा यहाँ ऊपर यहाँ तक वापस आएगा। ठीक है, तो देखिए, प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निश, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। ये कुल हो गए हमारे 22 उपसर्ग। अगर आप इनका काउंटिंग करेंगे तो आपको कुल मिलाकर के ये 22 दिखाई देंगे, 22 होंगे कुल मिलाकर के। तो उपसर्गों की जो संख्या है वो 22 है। संस्कृत में उपसर्गों की जो संख्या है वो 22 है, ये आप नोट कर लेंगे। अगले स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, यहाँ अब एक संस्कृत में बड़ा उपसर्गों के लिए एक श्लोक है और इसी श्लोक में पूरा का पूरा अर्थ भी आपको दिखेगा। अगर ये श्लोक हम देखेंगे ना तो इसमें पूरा पूरा अर्थ लिखेगा का उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नीयते। उपसर्ग क्या करता है, धातु के अर्थ को बलात् लिखा है यहाँ पे। बलात् पंचमी विभक्ति है, यानी कि उसके अर्थ को बदल देता है बलपूर्वक। बलात् यानी बलपूर्वक, जो उसका अर्थ है उस अर्थ को बलपूर्वक किसी दूसरी जगह उसके अर्थ को वो बदल देता है। बलात्, बलपूर्वक बदल देता है और किसी दूसरी जगह पे लेके चला जाता है। बलात् अन्यत्र नीयते, बलात् अन्यत्र नीयते। बलात् कह अन्यत्र नीयते, उपसर्ग धातु अर्थ। उपसर्ग के द्वारा धातु के अर्थ को बलपूर्वक दूसरे जगह लेकर के जाया जाता है। यानी उपसर्ग जो है धातु के अर्थ को बलपूर्वक ले जाता है। अब कहाँ लेके जाएगा, तो दूसरे अर्थ में ले जाते हैं। एक एग्जाम्पल दिया आपको कि कैसे हम उसको देख सकते हैं कि उपसर्ग किस तरह से धातु के अर्थ को बदल करके लेके जाता है। वो यहाँ पे लिखा कि कैसे लेके जाता है वो। तो उदाहरण दिया आपको, प्रहार, आहार, संहार, विहार, परिहारवत। प्रहार, आहार, संहार, विहार, परिहारवत। यानी ये जो धातु ये उपसर्ग होता है,
ये बलपूर्वक धातु के अर्थ को ले जाता है दूसरी जगह। और किस रूप में लेके जाता है कि भाई ये वहां पे स्टार्ट कर देता है आपको कि प्रहार, एक प्रहार, री धातु से प्र उपसर्ग लग करके प्रहार रूप बन जाता है। ऐसे ही आहार, प्रहार, आहार, यानी उसी को फिर आंग उपसर्ग लग करके, री धातु में आंग उपसर्ग लग करके आहार रूप बन जाता है। ऐसे ही ह्री धातु में आंग उपसर्ग लग करके संहार रूप बनता है। ये किसने लिखा है? अच्छा, एक मिनट अभी शेयर करता हूँ, प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा। ओके, एक मिनट अभी शेयर करता हूँ। एक मिनट वेट करना। तो जी सर। प्रहार, आहार, संहार, परिहार, इस तरह से ये रूप ह्री धातु की ह्री धातु से पहले इन उपसर्गों के लगने के बाद, यानी ह्री हमारे पास एक धातु है और ह्री धातु में जो उपसर्ग लग जाते हैं, प्र उपसर्ग लगता है तो प्रहार, ठीक, प्र, और उसके बाद आहार, आंग उपसर्ग लगने से आहार, ठीक है, और फिर उसके बाद सम उपसर्ग लगने से संहार, वि उपसर्ग लगने से विहार, और परि उपसर्ग लगने से परिहार रूप बन जाता है। ह्री धातु हमारे पास धातु, मुख्य रूप धातु एक ही है जिसका नाम है ह्री, और ह्री का अर्थ होता है चुराना। मूल धातु देखिए ह्री है जिसका अर्थ है चुराना। अब उस ह्री धातु से उपसर्ग लगा प्र, तो प्रहार रूप बन गया। तो प्रहार का अर्थ क्या होता है बताएगा आप में से कोई? प्रहार सर अटैक। अटैक, प्रहार। उसके सर बाद है हिट। आहार, उसके बाद आहार है, आहार यानी भोजन। डाइट, आहार मतलब डाइट, भोजन, या उसका अर्थ में लिया जाता है, ये भोजन के अर्थ में आहार, यानी डाइट कह सकते हैं कि एक व्यक्ति का भोजन किस हिसाब का है, आहार। फिर आया संहार, संहार यानी संहार डिफीटिंग। मारना। देखो, प्रहार होता है और संहार होता है, दोनों है, थोड़ा थोड़ा अर्थ का अंतर है। प्रहार मतलब किसी के ऊपर अटैक करना, और संहार मतलब समूल नाश कर देना, समूल नाश कर देना, संहार कर देना। प्रहार, आहार, संहार। फिर आया विहार, वि उपसर्ग वी धातु से विहार बना, तो विहार का अर्थ क्या होता है? विहार, विहार का अर्थ है घूमना, ठीक है, विहार यानी घूमना। तो विहार, वी उपसर्ग लगने से री धातु से विहार रूप बना, यानी घूमना, विहार। फिर आया परिहार, परिहार का अर्थ क्या होता है? परिहार, सोल्यूशन। सोल्यूशन। परिहार मतलब त्यागना, किसी चीज को त्याग देना, ठीक है, या इस चीज का परिहार करो, इसको छोड़ दो, टू अवॉइड, परिहार। विहार परिहारवत, परिहार की भांति। एक ह्री धातु के साथ इतने सारे उपसर्ग लगने के बाद सारे के सारे अर्थ बदल करके आपको दिखाया कि कौन कौन सा अर्थ उससे हो जाता है, ठीक है। अब इसी तरह से अगर और उपसर्गों को हम देखें और धातुओं के साथ जोड़ें तो हमें उनके भी अर्थ बदले हुए दिखेंगे, ठीक है ना। अभी उदाहरण स्वरूप हम, आप में से कोई भी एक दो एग्जाम्पल और बताइए, किसी प्र उपसर्ग के एक दो उदाहरण और वी उपसर्ग के एक दो उदाहरण। फिर हम किसी और एक धातु पे भी देखते हैं कि उस धातु में हमें कैसे ये रूप देखने को मिलते हैं। अभी एक दो एग्जाम्पल आप में से बताइए प्र उपसर्ग के। सर प्रतिदिन। यस, सर और प्राप्य। सर प्रशंसा। प्रशंसा जी, सर प्राप्य। कि प्राप्य,
तो ऐसे ही आप देखेंगे और भी आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। और एक ही धातु के साथ अगर हम, और संस्कृत में तो हम लोगों ने मूल कहा कि धातु से पहले ये लगते हैं, ठीक है, धातु से पहले लगते हैं। और कई बार आपको मूल शब्द एक होगा और शब्द से पहले भी आपको जुड़ता हुआ दिख जाएगा ये उपसर्ग। चलो आगे चलते हैं, आगे मैं आपको दिखाता हूँ इसमें दूसरी स्लाइड पे क्या है। इसके बाद यहाँ पे फिर आपको उदाहरण दिए, और ये वही उदाहरण है री धातु से कैसे कैसे ये रूप बनते हैं। ये मैंने यहाँ पे आपको बताया, जो अभी एक्सप्लेन किए थे वो यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे ये बने। री धातु से, री धातु का अर्थ चुराना है, और उसके बाद ये अलग अलग अर्थों में कैसे बन रहा है वो यहाँ आपने देखा। फिर यहीं पे उसी तरह से निर उपसर्ग से शब्द में लग करके कैसे कैसे अर्थ बनते हैं। अभी हमने इससे पहले जो उदाहरण देखा वहां पे हमने धातु रखी और उपसर्ग बदले, देखा ना आपने, री धातु थी और उपसर्ग बदले तो अर्थ बदलते हुए दिखे। अब यहाँ पे हमने उपसर्ग रखा है और शब्द अलग अलग रखे हैं, मूल उपसर्ग रखा है और उसके बाद शब्द अलग अलग रखे हैं, तो यहाँ भी आपको अर्थ बदलते हुए दिख रहे होंगे, ठीक है। निर और दोष मिलाकर के निर्दोष हो गया। निर का जो अर्थ है निषेध करना, निर उपसर्ग जो है उसका अर्थ है निषेध, वैसे यानी किसी चीज को दूर करना, किसी चीज से, जो चीज है, ठीक है, उसमें से किसी को अगर दूर करना है, निषेध करना है, तो हम उससे पहले लगा देते हैं। जैसे दोष है और आपको दोष से मुक्त करना, कोई ऐसा शब्द बनाना है, तो उससे पहले निर उपसर्ग लगा दिया तो निर्दोष रूप बन गया। ऐसे ही गुण है, ठीक है, और गुण जिसके पास नहीं है, यानी जब हम गुणों का निषेध कर रहे हो तो निर्गुण रूप बन गया। ऐसे ही जन यानी मनुष्य, समूह मनुष्यों का या एक मनुष्य, और निर्जन जहां एक भी मनुष्य ना हो। निर्गतः जनः यस्मात् सह निर्जनः, निर्जनम वनम, वन के लिए निर्जन रूप कहते हैं, निर्जन यानी वनम। ऐसे ही निर्मूल, निर्मूल का क्या अर्थ होता है? सर कोई मूल नहीं, नो वैल्यू। यानी जिसका कोई रूट नहीं है, कहाँ से वो उद्गम हुआ है उसका कुछ पता न लगे, उसको निर्मूल कहते हैं। और निर्मूल से भी एक अर्थ होता है समाप्त कर देना, कहते हैं निर्मूल रूप से इसको समाप्त कर दें, यानी जड़ सहित इसको हटा देंगे, इसकी एक जड़ भी नहीं बचेगी, ऐसा एक प्रयोग करते हैं। समूल नाश कर देना या निर्मूल कर देना किसी चीज को, यानी जड़ भी उखाड़ करके फेंक देना, जिसकी जड़ भी ना मिले वो निर्मूल कर देना किसी चीज को। फिर आया ऐसे ही निरुपसर्ग, निश जो है वो भी निषेध के अर्थ में है ना, दिख रहा होगा आपको कि निषेध के अर्थ में यहाँ पे भी निश उपसर्ग भी आपको दिखाई दिया। अब यहाँ पे कुछ मैंने लिखे हैं कि जब हमको रूप जो मिलता है, मूल जो है उसमें पहले धातु, मूल हमारा जो है वो उपसर्ग होगा, उसके बाद धातु होगी, फिर क्रियापद होगी और उपसर्ग सहित क्रियापद होगा। आप देख सकते हैं उदाहरण में मैंने 2-3 उपसर्ग रखे हैं और 2-4 धातुएं रखे हैं, फिर उनका क्रियापद, पहले मूल क्रिया क्या बनती है और फिर उपसर्ग के बाद क्या क्रिया बनती है और कैसे अर्थ बदलता है, ये हम यहाँ देखते हैं। गम उपसर्ग है, सॉरी गम धातु है, उसका लट लकार में रूप बनता है गच्छति। साधारण अर्थ है गच्छति का जाना, ठीक है। आम उपसर्ग हमने लगाया, उससे पहले आंग उपसर्ग लगाया और रूप बन गया आगच्छति। अब आगच्छति का अर्थ क्या होता है? आना। आना। गच्छति का अर्थ जाना और आगच्छति का अर्थ आना, यानी हमने एक उपसर्ग लगाने से ठीक अर्थ विपरीत हो गया, हुआ ना, विपरीत हो गया। हाँ जी सर। इसी तरह से दूसरी नी धातु है, नी धातु का अर्थ क्या है बताइए? पढ़ा था हमने इससे पहले, नयति। छात्रः पुस्तकम नयति, नयति का क्या अर्थ है यहाँ पे? डायरी। नहीं, नयति का अर्थ क्या है बताओ? डायरी तो नहीं है, नयति ले जाना, नयति का अर्थ है ले जाना, ठीक है, नयति यानी ले जाता है। और उससे पहले आपने आंग उपसर्ग लगा दिया तो क्या रूप बन गया?
आनेति 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 इसका अर्थ क्या होगा? ले आना। हाँ, लेकर आना, लाता है। ठीक ऐसे ही स्था धातु से तिष्ठति रूप बनता है। तिष्ठति का अर्थ है स्टैंड स्टैंडिंग फैन तिष्ठति का अर्थ है बैठना। उत्तिष्ठति फिर उत्तिष्ठति है। तिष्ठति का अर्थ रहना भी है और खड़े होना भी होता है, दोनों अर्थ लेते हैं। स्था धातु का अर्थ होता है रहना, यानी कहीं पर रहना। लेकिन सामान्यतया आदमी, कोई भी व्यक्ति रहेगा तो ज्यादा देर तक रह तो नहीं सकता, खड़ा तो नहीं रह सकता है, इसलिए तिष्ठति से अर्थ सामान्य अर्थ बैठना लेते हैं। ठीक है। और उत्तिष्ठति का अर्थ क्या होगा? स्टैंड स्टैंड खड़ा रहता है। तिष्ठति का अर्थ है रहता है, किस अवस्था में है ये स्पष्ट नहीं है, तो सामान्य अर्थ लेते हैं बैठना। और फिर उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठति में उत उपसर्ग लग जाने से विशेष अर्थ इसका हो जाता है कि उत्तिष्ठति खड़ा है या उठता है, ये अर्थ हुआ। अब श्री धातु से सरति रूप बनता है। सरति यानी चलता है, सरति थोड़ा सा सरकता है आगे को। फिर आया अनु उपसर्ग लगने से अनुसरति रूप बना। अनुसरति का रूप क्या होगा? अर्थ अनुसरण करता है, फॉलो करता है। अनुसरति यानी फॉलो करना। फिर ऐसे ही वदति है वद धातु का रूप। वद धातु से वदति रूप बना, यानी अर्थ क्या हुआ वदति का? टू से से बोलता है, बोलता है। और अनुवदति का अर्थ क्या होगा? बोल रहा है नहीं, अनुवदति, वदति का अर्थ भी बोलता है। और अनुवदति, अनु लगने से अर्थ में परिवर्तन होगा, तो क्या अर्थ बनेगा? अनु का अर्थ होता है बाद में। अनु जो अर्थ उपसर्ग प्रयोग होता है वो बाद के अर्थ में प्रयोग होता है। तो जब हमने वदति कहा और फिर अनुवदति कहा, तो अनुवदति का अर्थ क्या हुआ? से अनुवदति का अर्थ हुआ बाद में बोलता है, यानी मैंने कुछ बोला और आप उसको रिपीट कर रहे हो, इसको कहते हैं अनुवदति। एक व्यक्ति बोल रहा है, दूसरा उसी की जैसा फिर उसके बाद में बोल रहा है, तो उसको कहते हैं अनुवदति। ठीक है। इसी प्रकार धावती यानी दौड़ता है, और अनुधावती बाद में दौड़ना किसी के पीछे दौड़ना। हाँ, पीछे दौड़ना या पीछा करना आप कह सकते हैं। एक व्यक्ति दौड़ रहा है और उसके पीछे दूसरा दौड़ रहा है, या जैसा वो दौड़ता है उसी तरह से दौड़ना, उसकी नकल करना, तो अनुधावती भी हो जाए। इसी प्रकार से करोति और फिर अनुकरोति, यानी किसी के बाद करना। किसी के बात करना या किसी की कॉपी करना, अनुकरति। ठीक है। मिमिक्री करना जिसको कह सकते हैं कि भाई कोई किसी की मिमिक्री करता है या कोई किसी की नकल करता है, तो उसको अनुकरोति कह सकते हैं। जो करता है ठीक उसी की तरह दूसरा व्यक्ति कोई कर रहा है। अब ये लिखती, लिखती यानी राइटिंग राइटिंग लिख रहा है या लिखता है। और अनुलिखती, अनुलिखती उसके जैसे लिख रहा है जैसे लिख रहा है, या जैसा ब्लैक बोर्ड से लिखा है उसको कॉपी कर रहा है, इस तरह से। सॉरी, यहाँ विलिखती है, विलिखती है, वी उपसर्ग लग करके विलिखती। तो अब ये विलिखती, वी उपसर्ग दो अर्थ में प्रयोग होता है, मैं आपको बता दूं। वी उपसर्ग दो अर्थ में होता है। एक होता है विशिष्टता के अर्थ में, यानी जैसा लिखता है और उससे भी अच्छा लिखता है, यानी विशेष रूप से लिखता है। एक अर्थ होता है विशेष रूप से लिखता है, लिखता है। एक तो सामान्य लिखता है, भाई इसकी है मैंने लिखा, अब नॉर्मली लिख दिया। एक होता बड़ा सजा धजा करके लिखता है, विलिखती, विशेष रूप से लिखता है। और दूसरा कह सकते हैं कि यार कोई आदमी लिखता है, सामान्य बातें लिखता है, लेकिन एक जो है वो बहुत अच्छी कविता लिखता है, बहुत अच्छी पोएट्री करता है, तो कहते हैं विलिखती, विशिष्टतया लिखती, विशेष रूपेण लिखती। ठीक है। ऐसे ही स्मरति, स्मरति यानी स्मरति, मेमोराइज रिमेम्बर रिमेम्बर, स्मरति यानी याद करता है। और विस्मरति, अच्छे से याद करता है, विशेष रूप से। देखो विस्मरति का अर्थ यहाँ पे अच्छे रूप से हो गया। और कई जगह पे क्या होता है कि विगतः स्मृति यस्मात् सह विस्मृति ही, वो विस्मृति रूप अलग बनता है।
तो वी उपसर्ग लगने से एक और अर्थ भी बनता है जो हो जाता है किसी से बाहर होने के अर्थ में। विगता स्मृति यस्य सह विस्मृतः, जहां से कोई चीज निकल जाए। दो अर्थ हो गए, एक तो किसी में कुछ ऐड होकर के बढ़िया अर्थ बन जाए, दूसरा एक जगह से कुछ निकल जाए, तो उसको कहते हैं विस्मृति ही। विस्मृति ही। और एक होता है विशिष्टा स्मृति यस्य। चलो, तो दो अर्थ में ये वी उपसर्ग भी आपको देखने को मिलेगा कहीं पे, एक अच्छे अर्थ में और एक जगह बुरे अर्थ में। यानी एक जगह कहीं किसी चीज को हटाने के अर्थ में होगा, किसी चीज को सही करने के अर्थ में भी होगा। इसी तरह से यहाँ और उदाहरण मैंने दिए हुए, सेम वही है कि पहले उपसर्ग है, फिर मूल धातु है, फिर क्रिया का पद है, फिर उसके बाद जो उपसर्ग के साथ क्रिया क्या बनेगी वो यहाँ आपको दिया है। ये बहुत सारे उदाहरण मैंने यहाँ दिए हुए हैं और हर एक उपसर्ग के उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसा आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, जी सर। तो ये आज आपने देखा कि हमारा जो उपसर्ग वाला भाग है वो हमने देखा है। अगली कक्षा में हम जो और एक और मैंने आपको बताया, उपसर्ग के बाद हमारा दूसरा क्या भाग मैंने आपको बताया, उपसर्ग के बाद आपको दूसरा भी उसमें बताया था ना, संख्यावाचक शब्द हैं। तो संख्यावाचक शब्द भी आप देख सकते हैं, आपकी उसी में ही आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ उपसर्ग वाली कक्षा को मैं रोक रहा हूँ। अब आपका कोई प्रश्न हो तो आप वो प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न पूछना हो इन उपसर्गों के बारे में, उपसर्ग से संबंधित, तो आप वो पूछ सकते हैं, उपसर्ग से संबंधित प्रश्न। उपसर्गों की संख्या मैंने आपको बताई, कितनी संख्या है उपसर्गों की? 22। 22। उपसर्ग है, ठीक है। और उपसर्ग का क्या अर्थ होता है, उपसर्ग पद का क्या अर्थ होता है? उपसर्ग जो किसी वर्ड के पहले आकर जुड़ना। किसी से पहले जुड़ना। दो है, एक है उप, दूसरा सर्ग। उप का अर्थ होता है पहले, या हाँ पहले, और सर्ग का अर्थ होता है जुड़ना। 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 और उपसर्ग शब्द से हम क्या अर्थ लेते हैं? अब उपसर्ग का अर्थ क्या हुआ, यानी उपसर्ग की परिभाषा क्या हुई? उपसर्ग की परिभाषा क्या होगी अब, जो मैंने अभी आपको बताई? सर, किसी धातु के पहले जुड़कर उस धातु के अर्थ बदलते हुए शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। वेरी गुड। वे शब्दांश जो किसी शब्द, वैसे हिंदी में हम शब्द कहते हैं कि वे शब्द जो वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़ेंगे और मूल शब्द के अर्थ को बदल देंगे, वे उपसर्ग कहलाएंगे। तो संस्कृत में कहा कि वे उपसर्ग जो होता है वो धातुओं के अर्थ को बदल देता है, उसमें कोई चमत्कृत ला देता है।